अस्सलाम वालेकुम। लीजिए मुक़द्दर का पार्ट 46 पेश खिदमत है। यहाँ पर मुक़द्दर साहब ख़ुद जो है सो एक इंसानी शक्ल में हाज़िर हो चुके हैं। अब उनके भाई बन के आ रहे हैं। अब देखिए बहुत ही दिलचस्प यहाँ से जो नजूमी का जो किरदार है वो ज़बरदस्त चल रहा है। हर एक जना जानना चाहता है कि मेरे बारे में बताओ। तो अब यहाँ पर बहुत दिलचस्प है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। असल कहानी का मज़ा तो मुक़द्दर का यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या बोलते ये जो कैरेक्टर है वही असल मुक़द्दर का कैरेक्टर है। चलिए अब शुरू करते हैं। आप लोग भी देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। ठीक है, तुम मुझे रोक सके तो रोक लेना। वो बुज़ुर्ग हज़रात हमारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, क्या हो रहा है? तुम इस खुशी की तकरीब में लड़ने की बात क्यों कर रहे हो? क्या यहाँ कोई माहौल ख़राब करना चाहते हो? हामिद ने इस बुज़ुर्ग से कहा, डैडी ये बहुत बड़ा नजूमी बनता है। माजी और हाल मुस्तकबिल सच्ची बातें बताने का दावा कर रहा है। इसकी बात से इनकार करो तो कहता है कि हम सच से इनकार कर रहे हैं। हामिद के बाप ने मुझे गौर से देखा, फिर कहा, नौजवान मेरे साथ आओ। मैं इसके साथ चलता हुआ एक मेज़ और कुर्सियों के पास आया। फिर इसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल बता सकते हो? बेशक, अपना हाथ लाएं। मैंने एक कुर्सी पर बैठ गया। वो एक कुर्सी पर बैठने के बाद मुझे अपना हाथ पेश करके बोला, अगर तुम सच्ची बातें बताओगे तो मैं हाथ देखने का अच्छा खासा मुआवजा दूंगा। मैं थोड़ी देर तक इसके हाथ की लकीरों को देखता रहा, फिर बोला, आप दोहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ बीवी और 6 बच्चे हैं। ये हमीद आपका बड़ा बेटा है और आपका ये राज जानता है कि कहीं आपने एक दास्तां रखी हुई है। बेटे का मुंह बंद करने के लिए आप इसे 10,000 रुपये माहाना देते हैं। वो अपनी माँ से ये राज छुपाता है। इसने हैरत से मुझे देखा, फिर हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन ख़बरदार ये बात यहाँ किसी से नहीं कहना। मैं कभी किसी एक रात दूसरे से नहीं कहता। शुक्रिया, मैं बिल्किस बानो से मोहब्बत करता हूँ और ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो मेरी वफ़ादार है या नहीं। क्या मैं इसे कभी शादी कर सकूँगा? आपके हाथ में दूसरी शादी की लकीर नहीं है और वो बिल्किस बानो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने वाली है। इसने चौंक कर पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? पहले भी मैं पिछली एक बात बताऊँ कि आपने इससे 30 लाख की एक कार दिलवाई थी। 2 माह बाद वो कार चोरी हो गई। इसने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो कार चोरी नहीं हुई थी। इसने जुआरियों चोरियां करने वालों एक ग्रुप के सरगना को गाड़ी 15 लाख में बेच दी थी। अब वो गाड़ी इस सरहदी इलाके में है, इसीलिए पुलिस वाले इसे बाजियाब नहीं करवा सके। मैं कैसे ऐसे यकीन कर लूँ कि तुम ये बात सच कह रहे हो? जिस दिन वो कार चोरी हुई थी इसके दूसरे दिन का बिल्किस बानो का अकाउंट चेक करो, वहाँ 15 लाख रुपये जमा किए गए थे। इसने इसी वक्त मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बैंक मैनेजर से रब्ता करते हुए मुझसे कहा, ये बैंक मैनेजर का नंबर है, आदमी है, ये मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगा। इसने रब्ता होने पर कहा, हेलो सनाउल्लाह, मैं बोल रहा हूँ। इसने कहा, वहीद अकबर साहब, आपने इस वक्त मुझे याद किया है। क्यों याद किया है? मुझे एक अहम मालूमात चाहिए। इस वक्त बैंक से का अकाउंट है, अगर आपको एक हफ़्ते पहले की बात याद हो तो मुझे बताओ। जुमेरात 18 तारीख को बिल्किस बानो ने अपने अकाउंट में कितनी रकम जमा करवाई थी? वो बोला, आपने मुझे अपना राजदार बनाया है। मैं आपके और बिल्किस बानो के ताल्लुकात को अच्छी तरह जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि आप इसे माहाना 50,000 रुपये दिया करते हैं। इस बार तो आप इस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हो। इसने 18 तारीख को अपने अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करवाए हैं। इसने हैरानी से ये बात सुनी, फिर कहा, शुक्रिया सनाउल्लाह। बिल्किस बानो को ये बात मालूम ना हो कि मैं इसके बारे में इंक्वायरी कर रहा था। नहीं जनाब, मैं आपका ताबेदार हूँ, कभी मालूम नहीं होगा। वहीद अकबर ने शुक्रिया अदा करके फ़ोन बंद कर दिया। फिर मुझसे कहा, ताजुब है, तुम नजूमी हो या जासूस? हाथ की लकीरों पढ़कर बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन ये कभी मालूम नहीं होता कि किसी को धोखे से रकम हासिल की है तो वो कितनी है और इसे बैंक में जमा करवा दिया गया है या नहीं। ऐसी तफसील बातों की हाथों की लकीर से मालूम नहीं होती। मैं नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन इल्म नजूम से मुताल्लिक़ किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ, ज़रूर पढ़ी हैं।
आपने किताबें पढ़ी हैं और मैं 15 बरस की उम्र से मैं 15 बरस की लोगों के हाथ देखता आया हूँ और अपने बेशुमार लकीरें पढ़ चुका हूँ। ये इल्म समंदर की तरह गहरा है। ये समंदर की तरह गहरा है। मैं डूब कर सीपियाँ लाने और इनमें से मोतियाँ निकालने ही जानते हैं कि हाथ की लकीरें समंदरों की लहरों की तरह होती हैं, ऊपर ही ऊपर दिखा देती हैं, लेकिन इन लहरों के डूब कर बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आप ये बताएं, जो मैं अभी तक कहा वो सच है या नहीं? आप ये बताएं, जो अभी तक कहा वो सच है या नहीं? सच है। मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि इसने कार फरोख्त करने के बाद 15 लाख हासिल किए हैं या इससे कहीं और से वो रकम मिली है। आप इसके इश्क में दीवाने हैं, इसलिए ये नहीं सोच रहे हैं कि बिल्किस बानो की आमदनी का कोई और ज़रिया नहीं है और इतनी बड़ी रकम कहीं और से हासिल नहीं करेगी। अगर करेगी तो क्या किसी गलत रास्ते से ही हासिल करेगी। फिर भी मैं अपने तौर पर मालूम करूँगा कि इसने वो 15 लाख रुपये कहाँ से हासिल किए। बेशक मालूम कर लें, आज रात को ही आप बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। वो कैसे? अब मैं कहूँगा तो आप फिर कहेंगे कि मैं नजूमी नहीं, जासूस हूँ। नहीं कहूँगा। बताओ मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? मैं बिल्किस की असलियत मालूम करना चाहता हूँ, किसी धोखे में रहना नहीं चाहता। आप यहाँ आने से पहले एक फ़ाइल अपने बेडरूम में छोड़ कर आए हैं। इसमें ज़रूरी कागजात हैं जिस पर साइन करने हैं। आप इन्हें पढ़ने के बाद साइन करना चाहिए। बिल्किस बानो आपकी ये कमज़ोरी समझती हैं कि आप जब साइन कर लेते हैं तो कागज़ पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं और साइन कर देते हैं। इसलिए इसने फ़ाइल के अंदर कागजात के दरमियान एक और कागज़ छुपा दिया है। इस कागज़ पर क्या लिखा हुआ है? बिल्किस बानो आपके पार्टनर की माशूका है। वो इसके लिए काम कर रही है, आपको धोखा दे रही है। इस कागज़ पर लिखा हुआ है कि आइंदा आपका पार्टनर 80% का शेयर होल्डर होगा और आप सिर्फ 20% के हिस्सेदार रह जाएंगे। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि इस फाइल में कागज़ है या नहीं। वो कागज़ ज़रूर है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इसे बिल्किस ने ही इस फाइल में रखा है। लिहाजा आप इंतज़ार करें। यहाँ से जाने के बाद अपनी आदत के मुताबिक थोड़ी सी पिएं, फिर इन कागजात पर दस्तखत करें। बिल्किस इस वक्त आपके सामने होगी और देखती रहेगी कि आप इसके मतलूबा कागज़ पर दस्तखत कर रहे हैं या नहीं। वो बोला, मैं अभी जा रहा हूँ और अगर तुम्हारी ये पेश गोई दुरुस्त साबित होगी तो मैं तुम्हारा मुंह मोती से भर दूँगा। मैंने कहा, मैं मोतियाँ नहीं चबाता। आप जाएं और अपना भला करें। वो वहाँ से जाने लगा। इसके बेटे हमीद ने आगे जाकर इसका रास्ता रोक कर पूछा, डैडी क्या बात है? क्या इसने कुछ सच बयानी की है? हाँ बेटे, वो जानता है कि मैं बिल्किस बानो के साथ वक्त गुजारता हूँ और इसके साथ छुप कर शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़बान बंद रखने के लिए मैं माहाना 10,000 रुपये देता हूँ। ताजुब है, वो हाथ की लकीरें पढ़कर ऐसी बातें मालूम कर लेता है। इसने बहुत कुछ मालूम किया है। मैं इसकी तस्दीक के लिए अभी जा रहा हूँ, तुम्हें बाद में बताऊँगा। हमीद मेरे पास आकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाकर बोला, सॉरी मिस्टर, मैं ख्वामोखा तुमसे झगड़ा करने वाला था। तुम खुद वाकई माहिर नजूमी हो अपने नाम की तरह। वो मेरी कमर में हाथ डालकर दोस्ताना अंदाज में चलता हुआ फिर लड़कियों के दरमियान ले गया। आसरा माहिर बेग को मुकद्दर हयात समझकर इससे बातें कर रही थी। हमीद बोला, भाई मैं तो सबके सामने इतराफ़ करता हूँ कि मैंने मिस्टर माहिर के आगे हार मान ली है। ये वाकई बहुत सच्चे और पक्के नजूमी हैं। जो कहते हैं वो सच होता है। मेरे डैडी इनसे मुतासिर होकर एक ज़रूरी काम से गए हैं। फिर तो कितने ही लड़कियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। सभी अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते थे। इधर माहिर बेग ने आसरा से कहा, तुम भी अपना हाथ दिखाओ। मेरा दोस्त तुम्हारे मुकद्दर के बारे में भी बहुत कुछ बताएगा। ओह, मेरा नाम आसरा है। मैं हाथ की लकीरों का आसरा नहीं करती, अपनी तकदीर खुद बनाती हूँ। मेरे हाथ
मेरे साथ आएँ, मैं आपको अपने रिश्तेदारों से मिलाऊँ। वो माहिर बेग को अपने साथ कोठी के अंदर ले गई। मैं इसकी सहेलियों और दोस्तों के दरमियान घिर गया था और एक एक का हाथ देखकर मुख्तलिफ सी बातें बताता जा रहा था और उन्हें मुतमईन करता जा रहा था। जब केक काटने का वक्त आया तो मुझे इनसे नजात मिली। आसरा केक काटने आई। केक की अतराफ 20 मोमबत्तियाँ रोशन थी। इसका मतलब ये था कि 20 बरस की हो चुकी है, चूँकि वो 24 बरस की थी। केक काटने के बाद रात के खाने का एहतमाम किया गया था। खाने पीने में अच्छा खासा वक्त गुजर गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद वहीद अकबर ने आसरा के फ़ोन पर इसे मुखातिब किया। फिर कहा, बेटी, तुम्हारे यहाँ जो नजूमी आया है, मैं तो इसका नाम पूछना भी भूल गया। भाई, वो तो गज़ब का नजूमी है। इससे ज़रा फ़ोन पर बात करा। इसने तो मेरे डूबते कारोबार को बचा लिया है। आसरा बोली, मैं अभी बात कराती हूँ। वो मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए मेहमानों के हजूम में मुझे तलाश करने लगी। वहीद अकबर ने यहाँ से आ जाते हुए कार के डैशबोर्ड से शराब की छोटी सी बोतल निकाली थी। फिर इसका एक घूंट भरा था ताकि मुँह से शराब की बू आती रहे। फिर इसने शराब को चुल्लू में लेकर कपड़ों पर इधर उधर झटक लिया था। जब वो अपनी प्राइवेट कोठी के अंदर पहुंचा तो इसके मुंह और कपड़ों से शराब की बू आ रही थी। बिल्किस बानो ने इसको गर्दन में बाहें डालकर कहा, मालूम होता आज को ज़्यादा ही पी ली है, चलो अपने बेडरूम में आकर आराम करो। वो इसके साथ बेडरूम में आया। फिर बिस्तर पर चारों शाने चित गिर पड़ा। बिल्किस ने वो फाइल उठाकर इसे देखते हुए कहा, तुम भूल रहे हो, ये बहुत ज़रूरी फाइल है, तुम्हें इन कागजात पर साइन करना है। वो उठते हुए नशे में झूमते हुए बोला, फाइल को अभी रख दो, मैं कागजात पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, मेरे पास आओ, मुझे खुश करो। वो फाइल लेकर इसके करीब बैठ गई। बोली, आज तो मैं तुम्हें ऐसा खुश करूँगी कि आइंदा कभी मुझे बुला ना पाओगे, लेकिन पहले ये ज़रूरी काम करो। फाइल खोलो और इन कागजात पर दस्तखत करते चले जाओ। मूड नहीं है तो ना पढ़ो, सुबह उठकर पढ़ लेना। वो फाइल लेकर इसके पहले कागज़ को पढ़ने लगा। सरसरी अंदाज में पढ़ने के बाद दूसरे कागज़ को पढ़ने लगा। वो बोली, अभी तो तुम पढ़ने के मूड में नहीं थे, ख्वामों का वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे बाजू में आने के लिए बेचैन हो रही हूँ, जल्दी से दस्तखत करो। वो तीसरा कागज़ पढ़ते हुए बोला, ऐसी भी क्या बेचैनी है, पूरी रात पड़ी है। इसने चौथे कागज़ पर नज़र डाली। इसे सरसरी अंदाज में पढ़कर चौंक गया। वो बिजनेस के कागजात थे और इसमें इसके पार्टनर्स का 80% हिस्सा लिखा हुआ था और यह भी दर्ज था कि इसके पार्टनर राना वहाब ने इसे एक माकूल रकम दी है, जिसके एवज़ वो राना वहाब को अपने कारोबार में 80% का हिस्सेदार बना रहा है। वो राना वहाब को बना रहा है, आइंदा सिर्फ 20% का हिस्सेदार रहेगा। वहीद अकबर ने बिल्किस बानो को घूर कर देखा। वो सहम कर पीछे हट गई। फिर अनजान भरकर बोली, क्या बात है? इसने वो कागज़ है इसे दिखाकर कहा, यह कागज़ इस फाइल में कहाँ से आया? मैं क्या जानूँ, ये आपके कारोबारी मामलात हैं। ये फाइल आप दफ्तर से खुद ही लाए थे, मुझे क्या पता ये कागज़ इस फाइल में कैसे आ गया? आखिर ये कागज़ है क्या? वहीद ने एक ज़ोरदार तमाचा इसके गाल पर रसीद करते हुए कहा, जिस दिन तुम्हारी कार चोरी हुई, इसी के दूसरे दिन तुमने अपने बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराए। इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? क्या वो कार तुमने चोरी नहीं कराई? वो उठकर खड़ी हो गई। फिर बोली, ख़बरदार, मुझ पर हाथ ना उठाना और कोई झूठा इल्ज़ाम ना लगाना, मुझे कमज़ोर ना समझो, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती हूँ। वहीद ने फ़ोन के ज़रिए सिक्योरिटी गार्ड को मुत्तला किया। फिर इसके आने पर कहा, इस औरत को धक्के देकर निकाल दो रास्ते और इसे आइंदा यहाँ कदम भी रखने ना देना। इसने परेशान होकर सिक्योरिटी गार्ड को देखा, फिर लपट कर जाते हुए कहा, मैं खुद ही जा रही हूँ, थूकती हूँ तुम पर और तुम्हारी दौलत पर। वहीद बोला, तुम खुशनसीब हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को तुम्हारे बारे में कुछ मालूम हो। वैसे तुम अगर ये नहीं चाहती हो कि तुमसे वो कार ख़रीद कर ले जाने वाला गिरफ़्तार हुआ और इसे सरहदी इलाके से लाया जाए और तुम्हारा जुर्म साबित किया जाए, तो इससे पहले ही वो 15 लाख रुपए वापस कर दे, वरना बुरी तरह पछताओगी। वो रुक गई थी, परेशान होकर इसकी बातें सुन रही थी। फिर ये कहती हुई चली गई कि तुम्हारे 15 लाख तुम्हें वापस मिल जाएंगे।
इसके जाने के बाद ही वहीद अकबर ने फ़ोन पर आसरा से रब्ता किया था। फिर आसरा ने मुझे ढूंढकर अपना मोबाइल फ़ोन दिया और कहा, हामिद के डैडी तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन लेकर कान से लगाकर कहा, हेलो मिस्टर वहीद अकबर, क्या मेरी सच्चाई साबित हो गई? वो बोला, मिस्टर तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? मुझसे सुबह आकर मुलाकात करो। आज तुम अगर मुझे ऐन वक्त पर यह बात ना बताते तो मैं बहुत बड़ा धोखा खा जाता, अपने पार्टनर को 80% के हिस्सेदार बना देता। अब मैं इस पार्टनर से भी निमट लूँगा। तुम कल सुबह ज़रूर आओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दूँगा अपनी खुशी से। आप ये 1 लाख रुपये अपने पास ही रखें और किसी दिमागी इलाज के डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। दरअसल कसूर दुश्मनों का नहीं होता, खुद अपना होता है। हम गलती करते हैं, इसके नतीजे में हमें झूठ और फरेब मिलता है। अगर आप अपनी वफादार बीवी से बेवफाई ना करें, इससे छुप कर एक दास्ता को ना पालें, तो ऐसे दिन देखने ना पड़े। फिर भी खुश नसीब हैं कि डूबने से पहले ही किनारे तो लग गए। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। आसरा मेरे सामने खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। वो मुझसे मुतासिर हो रही थी। इसने कहा, मैं नहीं जानती कि किस्सा क्या है, लेकिन इतना समझ गई हूँ कि अंकल आंटी को धोखा दे रहे थे, किसी बाजारी औरत पर बाजारी औरत पर भरोसा कर रहे थे। तुमने अंकल को अच्छी तरह ताने दिए हैं, लेकिन इन्हें डूबने से भी बचाया है। मैं तुम्हारे हाथ की लकीरें भी देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम कह चुकी हो कि तुम्हारा नाम आसरा है और तुम मुकद्दर का आसरा नहीं करती, खुद अपनी तकदीर बनाती हो। हाँ ये तो है, लेकिन अंकल की बातें सुनकर मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया है। तो फिर यहाँ कुर्सी पर बैठो और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। इंसान खुद कितना ही ज़हीन हो, अमली तौर पर ज़िंदगी गुजारता हो और अपनी तदबीर से बदनसीबी का इलाज करता हो, फिर भी वह मुकद्दर की लकीरों पर चलता है और मालूम करना चाहता है कि आइंदा इसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। आसरा भी ज़हीन थी। अपनी ज़िंदगी आप गुजारने के सिलसिले में बड़ी पुरुमिद थी। फिर भी इसके अंदर तजस्सुस पैदा हो रहा था। वो अपना हाथ दिखाना चाहती थी। ऐसे ही वक्त इसकी फूफी आ गई। अगरचे वो सगी फूफी थी, लेकिन उम्र रसीदा नहीं थी। इसने आते ही मुझे बड़ी लगावट से देखा, फिर इससे कहा, हाय आसरा, तुम यहाँ हो और मैं तुमको इधर उधर ढूंढती फिर रही हूँ। आसरा ने कहा, ये फूफी हैं। वो बोली, देखो आसरा, कितनी बार समझाया है कि मुझे फूफी कहकर किसी से तारुफ ना कराया करो। क्या हम सहेलियाँ नहीं हैं? मैंने कहा, हाँ। ये तो किसी सूरत से फूफी नहीं लग रही। तुम्हारी हम उम्र लगती हैं। वो खुश हो गई, मुझसे बोली, मेरी बदनसीबी की है कि इस ख़ानदान में इसकी फूफी बनकर पैदा हो गई, और ना उम्र में इससे 6 महीने छोटी हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा कोई नाम तो होगा? वो शर्माते हुए बोली, मेरा नाम हिजाब है। मैंने हिजाब को सर से पाँव तक देखा, जो तकरीबन बेहिजाब थी। इसने बग़ैर आस्तीन का ब्लाउज़ और साड़ी पहनी हुई थी। पेट कमर तक नंगा था। हिंदुस्तानी औरतें नाक से नीचे साड़ियाँ बांधती हैं, इसने भी यही किया था। इसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे खुद को पेश कर रही हो। मैंने इसे सवालिया नज़रों से देखा। वो बोले, मैं तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें सुन रही हूँ। सब कह रहे हैं कि तुम बहुत ही सच्ची पेशगोई करते हो। मैं अपने बारे में कुछ मालूम करना चाहती हूँ। आसरा ने हिजाब का हाथ थाम कर कहा, ये अगरचे फूफी है, लेकिन मेरी अच्छी सहेली है। प्लीज़ पहले इसका हाथ देख लो। मैंने इसकी पिछली हुई हथेली को थाम लिया। फिर इससे पूछा, क्या सच को सच तस्लीम करोगी या इनकार करोगी? मैं सच बोलती हूँ और सच सुनती हूँ, और झूठ से मुझे नफ़रत है। तो फिर यह बताओ, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इसने चौंक कर मुझे देखा, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। फिर वो इनकार में सर हिलाकर बोली, मैं तो अभी कंवारी हूँ, कसम से कंवारी हूँ। आसरा से पूछ लो। आसरा ने कहा,
तुम मुझे बीच में क्यों लाती हो? अपनी बातें सच बोलो या झूठ बोलो, खुद ही समझ लो। हिजाब हिचकिचाते हुए बोली, ये तुम कैसे नजूमी हो? मुझसे ही पूछ रहे हो? मेरे हाथ की लकीरें देखकर खुद ही समझ लो और मुझे बताओ। तुम्हारे हाथ में शादी की एक ही लकीर है और वो शादी हो चुकी है। हिजाब ने परेशान होकर इधर उधर देखा। वो नहीं चाहती थी कि आसपास से गुजरने वाले मेहमान ये बात सुन लें। इसने एक झटके से हाथ छुड़ाकर कहा, यह मजाक है, यहाँ सब जानते हैं मेरी शादी नहीं हुई। हाँ, सब ये बात छुपाई गई है। सिर्फ आसरा दादा जानते हैं कि तुम पहले इंडिया में थी, अपने नैनियाल में परवरिश पा रही थी, वहीं तुम्हारी शादी हुई, फिर तुम एक बच्चे की माँ बन गई। वो गुस्से से पाँव पटक कर बोली, इट इज़ टू मच। मैं ऐसा मजाक पसंद नहीं करती। अगर इसे मजाक कहती हो तो चली जाओ, यही सही, लेकिन तुम चाहो तो तुम्हारे हाथ में शादी की दूसरी लकीर बन सकती है। वो नागवारी से बोली, क्या किस्मत की लकीर बनाना और बिगाड़ना इंसान के हाथ में है। बेशक इंसान खुद को बिगाड़ सकता है, खुद को संवार सकता भी है। वो तंज़िया अंदाज में बोली, अच्छा ज़रा मालूम तो हो कि मैं अपनी हाथ पर शादी की दूसरी लकीर कैसे बना सकती हूँ। मैंने कहा, एक करोड़पति बिजनेसमैन है, वो किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। कहता है लड़कियाँ अनाड़ी होती हैं, इसके बिजनेस को संभालने में इसका साथ नहीं दे सकती। कोई ऐसी शादीशुदा औरत हो जो बेवा हो गई हो या तलाक याफ्ता हो, इससे शादी करेगा। वो ज़रा नरम पड़ गई, फिर बोली, कौन है वो करोड़पति? क्या तुम इसे जानते हो? जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। इसने मुझसे कहा है कि मैं बेशुमार औरतों के साथ देखता रहता हूँ। अगर ऐसी कोई औरत नज़र में आए जो बेवा हो या मुतल्लका हो, बहुत समझदार हो, तालीम याफ्ता हो, कारोबार की ऊंच नीच को समझती हो, तो वो फौरी इससे शादी कर ले। आसरा ने कहा, मैं हूँ, हिजाब है। हम सब ने ताजिरों के ख़ानदान में जन्म लिया है और हिजाब ने तो कॉमर्स पढ़ा हुआ है, अभी है, और इसे कारोबार की बड़ी सोच समझ है। वो बिजनेसमैन तो बेवा या मुतल्लका औरत चाहता है। हिजाब सोच में पड़ गई। इसने आसरा को देखा, फिर मुझसे कहा, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा 1 मिनट में आती हूँ। वो आसरा का हाथ पकड़कर इसे खींचती हुई ज़रा दूर ले गई, फिर कहा, बोली, क्या ये सच कह रहा है? कोई ऐसा करोड़पति बिजनेसमैन किसी मुतल्लका औरत से शादी करना चाहता है? आसरा ने कहा, अगरचे ये अजनबी है, लेकिन एक बात तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यह सच बोलता है। दोनों ने एक दूसरे को खामोश नज़रों से देखा। फिर आसरा ने कहा, वो बड़ा ख़तरनाक नजूमी है। हाथ की लकीरों इसके सामने एक एक बात बोल देती हैं, कोई बात नहीं छुपाती। हिजाब ने बड़ी बेकरारी से कहा, मुझे मशवरे में क्या करूँ मैं? मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूँ? करना क्या है? रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हारी एक शादी नाकाम हो चुकी है, शौहर ने छोड़ दिया है, बच्चा तुमसे छीन लिया, तुम हिंदुस्तान छोड़कर चली आई हैं। वो खुदगर्ज और बेवफा था, इसने मेरी कदर नहीं की। फजूल बातें ना करो। मैंने दादी और दादा की ज़बान से सुना है, वो शौहर हीरा था। तुमने इसकी कदर नहीं की। अपनी हरकतों से इसे मजबूर कर दिया कि वो तुम्हें तलाक दे और बच्चा छीन ले। अब ज़ोर से तो ना बोलो, इधर उधर से गुजरने वाले सुन लेंगे। मैं अभी क्या करूं? सच बोलो। सच बोलने से अगर कभी फ़ायदा ना पहुंचे तो नुकसान भी नहीं पहुंचता। ठीक है, मैं सच बोलूँगी। पहले तुम इसे इस बात पर राज़ी करो कि मुझे इस करोड़पति से मिलाए, बाकी मैं इस रईस आज़म से निमट लूँगी। वो दोनों वहाँ से पलटकर मेरे पास आईं। आसरा ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा, अगर तुम्हारी बात है तो तुम पूछो, और हिजाब की बात है तो हिजाब पूछे। हिजाब ने कहा, ठीक है, मैं पूछती हूँ, क्या तुम मुझे इस करोड़पति से मिला सकते हो? मैंने पूछा, किस करोड़पति की बात कर रही हो? वही जिसका जिक्र तुम अभी किया था। वो किसी मुतल्लका औरत से शादी करना चाहता है। हाँ, मगर तुम्हें इससे क्या लेना है? तुम तो मुतल्लका नहीं हो। इसने मजबूर होकर कहा, मैं हूँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो। तुम्हें मेरी शादी हुई थी, तलाक भी हो गई और बच्चा इसने छीन लिया है।
मैंने कहा, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जब मैं सच बोलता हूँ तो सुनने वाले सच से इनकार करते हैं और मुझे झूठा कहने लगते हैं। ऐसे में मजबूर होकर मुझे इनसे सच उगलवाना ही पड़ता है, जैसा कि अभी मैंने तुमसे उगलवाया है। दोनों ने चौंक कर मुझे देखा। फिर हिजाब ने पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुमने झूठ बोलकर मुझसे सच उगलवाया है? जब झूठ बोलने वालों का ऑपरेशन किया जाता है तब ही इनके अलग से सच निकलता है। मैं किसी ऐसे अहमक करोड़पति को नहीं जानता जो तुम्हारी जैसी झूठी मुतल्लक़ औरत से शादी करना चाहता हो। हिजाब ने गुस्से से चीख कर कहा, यू शट अप। आसपास के लोगों चौंक कर हमारी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, देखो, लोग इधर देख रहे हैं। सच सबके सामने खुलने वाला है। अगर अभी तुमने मुझसे माफ़ी ना मांगी तो मैं इन सब से कहूँगा कि तुम कंवारी नहीं हो, ढोल का पोल होगा। वो 6 माह पहले तलाक हासिल करने के बाद यहाँ अपने मैके आई थी। यहाँ माँ बाप ने यानी असरा कि दादा और दादी ने यह हकीकत सबसे छुपाई थी कि इंडिया में इसकी शादी हो चुकी थी और वो एक बच्चे की माँ थी। वहाँ के हालात दूसरे नहीं जानते थे, इसके लिए पर्दा पड़ा हुआ था। अब वो नहीं चाहती थी कि मैं पर्दा उठाऊँ। इसने अजीज़ी से कहा, सॉरी। मैंने कहा, सब तुम्हारी सॉरी नहीं सुन रहे हैं। वो जबरन हंसती हुई सबके तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, ये हमारी आपस की बात है। माहिर बहुत ही नफीस इंसान है। आसपास फैले हुए मेहमान अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। हिजाब ने घूर कर मुझे देखा, फिर पाँव पटकते हुए वहाँ से चली गई। मैंने आसरा से कहा, तुम्हें भी मेरे झूठ पर गुस्सा आ रहा होगा। वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं, तुमने मसलियतन इसलिए झूठ कहा कि सच सामने आ जाए, और वो आ गया। क्या आप मेरा हाथ देखोगे? मैंने कहा, हाथ देखने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच बोलती हो और सच सुनना पसंद करती हो, और क्या सच का जहर बर्दाश्त कर सकती हो? हाँ, मैं सच बोलती हूँ। झूठ से मुझे नफ़रत है, लेकिन कभी कभी मसलियतन मजबूर हो जाती हूँ, जैसा कि आज हो गई थी। आज क्या मजबूरी थी? मैं आज पूरे 24 बरस की हो चुकी हूँ, लेकिन दादी जान और दादा जान मेरी उम्र छुपाते हैं। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं ख़ुद को 20 बरस की कहती रहूँ। इसीलिए आज मेरे केक की तरफ 20 मोमबत्तियाँ रोशन की गई थी। मेरे दादा जान पक्के कारोबारी हैं, मसलियतन मुनाफा देखकर झूठ बोलते हैं। इनका ख्याल है कि बेटियों को कम उम्र बना कर रखा जाए तो कारोबार नुक्ते नज़र से मुनाफा बख्श रिश्ते आ ही जाते हैं। तुम्हारे सच ने मुझे खुश कर दिया है। हम बहुत देर से खड़े हुए हैं, आओ यहाँ बैठे। वो कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कुर्सी खिसका कर इसके करीब करते हुए कहा, लाओ अपना हाथ। इसने अपना हाथ पेश किया। इसने नरम और नाजुक हाथों को अपने हाथ में लेकर देखा। गोरी और गुलाबी हथेलियाँ, यूँ उंगलियाँ फेरने लगा जैसे लकीरों को पढ़ रहा हूँ। वो बोली, मेरी किस्मत का हाल बताने से पहले अपने दोस्त मुक़द्दर हयात के बारे में बताओ। क्या ये हज़रत अपने ख़ानदान के किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं? हाँ, मुक़द्दर हयात मुझसे कह रहा था। वो कराची जाएगा और अपने ख़ानदान की लड़कियों से मिलेगा, जो भी इसे मुतासर करेगी इससे शादी करेगा। अब मेरा हाथ देखकर बताओ, क्या वो मेरे मुक़द्दर में है? लीजिए, यहाँ पर रोक रहा हूँ, इसके आगे जारी रहेगा इंशाअल्लाह। चलते हैं, फिर मिलेंगे। देखते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।